हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लब क्लासेस के इस चैनल पे, जिसपे हम हमारे बायोटेक के लेक्चर्स अब तक ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। तो उसी क्रम में इस लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ऑलमोस्ट वेक्टर वेक्टर के जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में देख लिया था। एक बार फिर से उनको समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या देखा था। तो हुआ ऐसा था कि वेक्टर जो होता है, जो हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे होस्ट के अंदर लेके जाएगा, तो उसके अंदर भी कुछ फीचर्स होने चाहिए। मतलब कि जो जिसे हमने चुना है अपने वाहक के रूप में, वो अपना काम पूरी तरीके से कर पाता है या नहीं, या उसके लिए पूरा मतलब समर्थ है या नहीं। तो उसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया देखते हैं। जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो हमारा वेक्टर है उसके अंदर ओराई स्थल यानी ओराई साइट होनी चाहिए। ओराई साइट के लिए मैंने आपको बताया था कि ओराई साइट वो स्थल है जहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। आगे मैं जब आपको आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBr322 के बारे में बताऊंगा, तो उसमें आपको प्रॉपर ये चीज़ें देख के समझ में आ जाएगी कि हम ओरा स्थल से मतलब किसकी बात कर रहे हैं। तो या फिर एक बार आपको मैं दिखाई देता हूँ उस डायग्राम को भी, जिसमें जैसे ये डायग्राम है PBr322, तो यहाँ पे ओरा स्थल दिखाया हुआ है। तो इस ओरा स्थल से इसका मतलब ये है कि ये वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन का ओरिजिन शुरू होगा, यानी यहाँ यहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। तो ये जो साइट है, अब जैसे कि मान लो कि इसमें ओरा स्थल जो है इसका काम रेप्लिकेशन का इनिशिएशन का है, तो ओरा स्थल की मतलब होना जरूरी है। साथ ही साथ उसका कॉपी नंबर भी हाई होना चाहिए, मतलब कि अपने आप को वो मैक्सिमम नंबर तक एक्सप्रेस कर पाए, अपनी रेप्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। अब ये भी क्या, अलग अलग प्लाज्मिड, अलग अलग जो वेक्टर्स होते हैं उनके अलग अलग नंबर होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो इसमें मतलब कुछ प्लाज्मिड होते हैं जिनका कॉपी नंबर 5 से 10 होता है, कुछ का 50 से 100 भी हो सकता है। तो हम उस कॉपी नंबर को चूज करेंगे क्या जो मतलब कम अपनी रेप्लिकेशन की कॉपी बना रहा है, या फिर उसको ही चूज करेंगे जो कि अपनी कॉपी ज़्यादा बना रहा है। तो ऑब्वियसली हम उसे चूज करेंगे जो कि अपना जिसका कॉपी नंबर हाई हो, जो अपना रेप्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, जिसमें ओरा स्थल ज़्यादा हो, जिसमें उसकी एक्सप्रेस करने की क्षमता ज़्यादा हो। तो इस तरह हमने देखा कि पहला तो क्राइटेरिया ये है फीचर्स में। दूसरा क्राइटेरिया ऐसा है कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन एट द एंड क्योंकि हम ये सब आंख से नहीं देख पा रहे, तो हमें कुछ इनको छांटना भी तो पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ये बायोटेक का जो पूरा अब तक का जो स्टेप पढ़ा है ना, वो हम आंखों से देख ही नहीं पा रहे। किस तरह से DNA कटा है, किस तरह से प्लाज्मिड से जुड़ा है, किस तरह से वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जाएगा। क्योंकि जिन जिन चीज़ों के नाम हमने लिए वो चीज़ें आंखों से नॉर्मली देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं पूरा कोइंसिडेंस पे ही चल रहे हैं, कि अगर वो सारे कोइंसिडेंस एक सीरीज में चलते गए तो शायद लास्ट तक हमारा आउटकम हमें मिल जाए। तो उस क्रम के अंदर की कहीं हमने जो जीन काटी थी, क्योंकि आपको याद हो तो जीन के दोनों साइड जो स्टिकी एंड्स थे, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से अपने जो पूरक अपना जो क्रम होता है उसे ढूंढ के उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है उसके जो खुद के जीन के जो दोनों स्टिकी एंड है वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कहीं वही जुड़ गया आपस से, या जिस प्लाज्मिड को हमने काटा वो भी खुद से जुड़ गया। तो इन दोनों कंडीशन में हमारा RDNA नहीं बना। तो सही कंडीशन क्या होगी, हमारा जो प्लाज्मिड है उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट ने आके अपना जुड़ाव किया। तो उसे छांटने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ मार्कर चाहिए। तो सिलेक्टेबल मार्कर से यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसा मार्कर जिससे हम सेलेक्ट कर पाएं कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो बना या नहीं। तो ऐसे मार्कर्स की भी जरूरत होती है। अब ऐसे मार्कर्स जो है, ये दो टाइप के यूज कर सकते हैं। जैसे एक तो जनरली यूज किया जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला मार्कर, और एक जो होता है वो हम करते हैं कुछ ऐसे मतलब अगर आप मानो कि सोचो जैसे आपको कोई दो चीज़ में फ़र्क करना है, अगर आप उनका देख के कलर के हिसाब से फ़र्क कर पाएँ तो शायद आपके लिए इजी होगा। तो दूसरा हम जो यूज़ करते हैं क्रोमोजेनिक टाइप के क्रोमोजेनिक टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनकी उपस्थिति में कुछ चीज़ें कलर दिखा देती हैं, नहीं दिखाती। वो जो डिफरेंशिएशन का तरीका होता है, किस तरह हम देखते हैं, उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम उस तरह के भी यूज़ कर लेते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो उसमें एक आता है लैग जेड जिनका हम यूज़ करते हैं। अब जिन्होंने अभी तक या तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति का आणविक आधार उस चैप्टर को पढ़ लिया है, या फिर उसको कभी ध्यान से देखा है, तो उसमें आता है ओपेरोन संकल्पना यानी ओपेरोन कॉन्सेप्ट। उसमें लैक ओपेरोन के अंदर भी इस लैक जेड जीन की बात होती है। लैक जेड जीन जो होती है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का काम करती है, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ती है। तो इससे हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह ये काम करता है। तो ये वहीं से ही कुछ कुछ है, तो इसको रटना नहीं है अगर आपने वहां से पढ़ा है तो। तो इस तरह इन दोनों को हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं।
तीसरा आरी साइट के बारे में हमने बात करी थी कि आरी साइट उसमें कितनी होनी चाहिए, तो हमने देखा था कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही साइट होनी चाहिए, लेकिन मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हो सकती है। मतलब कि जो ये प्लाज्मिड है ना, जैसे एक ये लिया प्लाज्मिड, एक ये लिया, तो अगर ये जैसे प्लाज्मिड लिया, इसमें इको आर1 की साइट यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, और एक इको आर1 की साइट यहाँ पे भी है, तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा, जब इको आर1 आएगा ना, वो घूमेगा इन तीनों साइड पे ढूंढेगा और तीनों को काट देगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है ना, इसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, तो ये प्लाज्मिड अपने आप में ही नष्ट हो गया, हमारे काम का नहीं रहा। तो इसलिए ऐसा प्लाज्मिड हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे जिसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए मल्टीपल साइट्स हो। लेकिन अगर एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर मल्टीपल साइट्स है, जैसे यहाँ पे इको आर1 की आ गई, इधर बाम एच1 की आ गई, ऐसे एग्जांपल की रैंडम साइट बना रहा हूँ, यहाँ पे किसी और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट आ गई, तो ऐसे में क्या है कि ये ऐसा प्लाज्मिड जिसमें अलग अलग एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, ऐसा प्लाज्मिड मुझे थोड़ी सी लिबर्टी देगा कि मैं डिफरेंट टाइप के एंडोन्यूक्लियस के साथ अगर काम करूँ तो मैं शायद उसे ही यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो स्टेटमेंट जरूर याद रखना है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स एक प्लाज्मिड पे प्रेजेंट हो सकती है। तो इस तरह से हमने ये पूरा कवर करा था। इसके साथ ये प्लाज्मिड के जो फीचर्स हैं या फिर सॉरी वेक्टर के जो फीचर्स हैं वो तो यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। बट ऐसा है कि वेक्टर ऐसा कई टाइप के होते हैं, तो वेक्टर को भी हमें चूज करना होता है, और वेक्टर को चूज करना डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक तो भाई आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके आकार पे, उसके साइज पे डिपेंड करेगा। दूसरा, आप उस जिस वेक्टर को जिस कोशिका में भेजोगे वो कोशिका किस टाइप की है, क्या वो जीवाणु कोशिका है, क्या वो प्लांट सेल है, क्या वो एनिमल सेल है, इन कंडीशन पे भी वो डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से हम उसे चूज करते हैं कि हाँ ये वेक्टर सूटेबल होगा। तो ऐसे में जैसे अगर हम देखें तो जैसे हमने अभी तक बात करी प्लाज्मिड की, तो ऐसा होता है कि जैसे अब हम देखते हैं कि हमने अब तक जैसे प्लाज्मिड का नाम सुना, बैक्टीरियोफाज का नाम सुना, अगर बैक्टीरियल सेल हम यूज करते हैं ना होस्ट की तरह से, या फिर परपोषिका कोशिका जिसके अंदर हम हमारा आरडीएनए भेजेंगे, तो अगर वो बैक्टीरियल सेल है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्लाज्मिड का और या फिर बैक्टीरियोफाज का। आप इसे वैसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि हमने बैक्टीरियोफाज का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट जो देखा था उसमें भी उन्होंने बैक्टीरियल सेल के साथ इन्फेक्शन देखा था बैक्टीरियोफाज का, यानी जीवाणु भोजी का। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल अगर होगी तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। अगर प्लांट सेल होती है तो प्लांट सेल के लिए यूज किए जाते हैं टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। एक्चुअल में क्या है, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड निमेटोड, या फिर जो आगे आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शन करने के लिए जो निमेटोड्स या कुछ आते हैं जो प्लांट की मतलब प्लांट में कोई ना कोई रोग पैदा करते हैं। इंसानों ने क्या किया कि देखा उस पूरी प्रोसेस को साइंटिस्ट ने, और उस प्रोसेस में से एक चीज ऐसी ढूंढी कि ऐसी क्या चीज है जो इस मतलब निमेटोड से उस प्लांट के अंदर जाके उसमें इन्फेक्शन कर रही है। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये प्लाज्मिड है जो कि इसमें इन्फेक्शन करने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ट्रांसफर तो ये अपने आप नेचुरली हो ही रहा है, बस मैं बीच में आके इसके प्लाज्मिड में काट छाट करके अपने जीन चुपके से डाल दूं और उसको हटा दूं जो चीज़ इन्फेक्शन कर रही थी। तो ये अपने हिसाब से तो शायद इन्फेक्शन करने का ही काम करेगा, लेकिन इसे पता भी नहीं है और ये हमारा काम कर जाएगा। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम नेचुरली वो निमेटोड कर जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उस टीआई प्लाज्मिड में से वो टी डीएनए जो कि उसे इन्फेक्ट करता है उसे हटा दिया जाता है और खुद का जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से वो हम ट्रांसफर करते हैं प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर है तो रेट्रोवायरस का भी यूज किया जाता है। अब रेट्रोवायरस क्या है कि जैसे वायरस का मैंने आपको बताया था, सेम कंसेप्ट रेट्रोवायरस का भी है। अब रेट्रोवायरस क्या करता है, कभी अपना कंप्लीटली सब कुछ वो अंदर कुछ नहीं भेजता है, वो अपनी कोई मशीनरी यूज नहीं करता इन्फेक्शन के लिए, वो सिंपल से अपना जो जीनोमिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसे उस सेल के अंदर भेज देगा जहाँ पे उसे इन्फेक्शन कोज करना है। और वहां जाके वो जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर इस तरह से इंटीग्रेट होता है कि उससे पता नहीं होता, और उसकी मशीनरी यूज करते हुए जो वो वायरल जीनोम है वो अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और वो मशीनरी यूज होने की वजह से बैक्टीरियल सेल को पता भी नहीं लगता और वो इन्फेक्शन कोज कर देता है। और इसके साथ ही
तो इसमें क्या होता है कि जो हमने मेन कोर चीज देखी कि वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल भेजा, तो अगर हम ऐसा चीज करें कि वो जो जेनेटिक सेम वही जो हमने प्लांट के केस में किया था, हमने ध्यान दिया कि भाई ये रेट्रोवायरस है, ये ऐसे काम कर रहा है, ये उसमें भेज तो रहा है, हम बस उस जेनेटिक मटेरियल में छेड़छाड़ कर दें, जो इन्फेक्शन वाला पार्ट है उसे हटा दें और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल दें, तो हमें तो खाली उसको अटैच करके छोड़ना है। उसके बाद अपने आप वायरस जाएगा, वो सारा काम खुद ही करेगा, वो अपने आप भेजेगा। पर उसे ये नहीं पता है कि उसने अपने इन्फेक्शन के बजाय हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया है। तो इस तरह से ये प्लाज वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमने जैसे बात करी थी कि ये मेनली जैसे यूज़ करे जाते हैं, साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर परपोषी कोशिका के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये कई टाइप के होते हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गए, कोज़मिड हो गए, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हिसाब से यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि प्लाज्मिड होती है, सबसे ज़्यादा जो छोटा होता है ना, बेसिक। मैं एक बार क्रम को लिख देता हूँ। तो जो ये मैंने यहाँ पे एक क्रम लिखा है, सॉरी, ये डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कोज़मिड, बैक्टीरियोफाज या फिर प्लाज्मिड। अब होता क्या है कि जितना जीन का साइज छोटा है ना, सबसे छोटे टाइप की जो जीन्स जीन का साइज हमें देखा जाता है किलो बेस पेयर के अंदर। तो ये अगर 0.5 से 8 किलो बेस पेयर के बीच में अगर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं लगभग लगभग 30 किलो बेस पर एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, बट एक अनुमानित आपको बता रहा हूँ कि इसके आसपास अगर जीन का साइज है, तो उसे बैक्टीरियोफाज के साथ भी भेज दिया जाता है। फिर अगर उससे बड़ा है तो कोज़मिड, सबसे बड़ा अगर जीन का साइज है तो यूज़ किया जाता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को। तो इस तरह हमें ये क्रम याद रखना है, जनरली ये क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो अगर इसकी बात करें, तो इस स्लाइड में हमें क्या क्या, एक तो ये याद रखना है, और बेसिक जो हमने चीज़ें यहाँ देखी थी, ओआरआई साइट वगैरह ये सब, तो ये चीज़ें ये मेनली ये पूरी सारी ही इंपॉर्टेंट है। और जो मतलब साइज़ की अगर बात करें, तो अगर 50 से 300 के आसपास है तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ किया जाता है। इसी तरह आगे सो ऑन कुछ हजार के आसपास अगर किलो बेस पेयर का साइज अगर जीन का है, तो वो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की तरफ से यूज किया जाता है। तो ऐसा है कि किलो बेस पेयर से आप फिर अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे हमने डीएनए देखा है, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसमें शुगर होती है, फोस्फेट जुड़ा होता है, उसके साथ प्यूरिन या पायरिमिडीन जुड़े होते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। तो ऐसा है कि जब वो इससे इसकी लेंथ मापी जाती है वो बेस पेयर के हिसाब से। जैसे कि ये मैंने आपको डीएनए बना के दिखा दिया। ये जो स्ट्रैंड दिखा रखे हैं ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये बीच में ये नाइट्रोजन बेस पेयरिंग है। इधर एक प्यूरिन होगा, एक इधर पायरिमिडीन होगा। तो अब इसकी लंबाई नापने के लिए हम क्या इसमें कोई इंच टेप लेके नहीं नापते, इसमें हम नापते हैं कितने बेस पेयर हैं। तो ये एक बेस पेयर, ये दो बेस पेयर, ये तीन बेस पेयर, ये चार, ये पाँच। तो इस तरह जब गिना जाता है, अब किलो का मतलब ये हजार, मतलब इसको इंटू 10⁻³ कर देते हैं। तो ये इस तरह से इसकी लंबाई नापी जाती है। इसको एग्जैक्टली हजार से 2500 KB तक का अगर जीन का साइज है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से इस स्लाइड में जो हमने देखा, मेनली हमें वो क्रम याद रखना है किस तरह से होता है। अब भाई साहब सब कुछ कर लिया, हम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। जिस तरह से वेक्टर हमने देख लिया, वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच भी कर लिया, हम पूरे प्रोसेस को ऐसे मान के चल रहे हैं। अब वेक्टर को ट्रांसफर भी तो करना है होस्ट सेल के अंदर। अब तक हमने क्या किया, हमने ये प्लाज्मिड था, इसके साथ में अपना इधर जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा। अब इसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है इस होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें इसे भेजना है। ये भेजा हुआ इस तरह से। तो ये भेजने का ऐसा तो है नहीं कि पकड़ के सीधा डाल दिया, या फिर ये गाड़ी में बिठाया तो गाड़ी भी अपने आप चली गई। इसके भी कई तरीके होते हैं, इसके तरीके कई होते हैं, जैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मेथड के अंदर ऐसा होता है, एक सेकंड। पहली बात तो हाँ, एक डिस्कस ये चीज़ मैं करनी भूल ही गया। आपको एक चीज़ अगर पता हो, तो हमारा जो इंसानी डीएनए होता है ना, वो डीएनए मोस्टली मतलब बहुत बड़ा उसका जो चंक है वो हमारे काम का ही नहीं है एक्चुअली। जो 2.2 मीटर लंबे डीएनए की मैं अब तक बात आपसे कर रहा था,
वो 2.2 मीटर लंबा पूरा डीएनए कभी काम नहीं आता। उसमें पूरे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हमारे काम आए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, मान लो ये मैंने 2.2 मीटर लंबा नहीं है लेकिन पूरा डीएनए बना दिया, ठीक है। तो इस डीएनए के अंदर क्या है कि काफी टुकड़े मिलते हैं। बीच में ये इतना सा टुकड़ा है, मान लो यहाँ पे इंसुलिन की जीन है, यहाँ पे आंख के कलर बनाने की जीन है, यहाँ पे ऐसे जीन है जो कि हमारे बालों का कलर डिसाइड कर रही है, यहाँ पे ऐसे जीन है जो हमारी हाइट को डिसाइड कर रही है, लेकिन बीच में जो ये पार्ट आया, ये कुछ भी नहीं करता, ये जीन कोई काम नहीं करती, यानी कि इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता। फिर वापस यहाँ पे कोई पार्ट आ गया, ये भी कुछ काम का नहीं है, फिर आगे कुछ पार्ट आ गया, वो भी कुछ काम का नहीं है। अब हम बोलेंगे कि ये काम का नहीं है तो पड़ा क्यों है बीच के अंदर? हुआ ये कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो जो जीन्स हमारी काम की रही वो तो फंक्शनल रही, बट जो जीन्स काम की नहीं रही ये अभी आजकल प्रोटीन नहीं बनाती, लेकिन शायद पहले के टाइम पे बहुत पुराने में ये शायद फंक्शनल रही होगी। इनका एग्जिस्टेंस यहाँ पे इसलिए है कि ये मतलब इनको वैसे इंट्रॉन्स बोलते हैं, तो इनका नाम अगर बता दूं, ये इंट्रॉन और ये एक्सोन। रटना नहीं है, बीच में इसलिए इंट्रॉन बोल दिया, ये इसके बाहर मिल रहे हैं तो एक्सोन बोल दिया। तो अब ये करते क्या है कि जनरली क्या है, जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन बड़ी जल्दी होती है किसी भी कारक की वजह से। अब ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। अगर यही बदल गया एकदम रातों रात तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी, अगली पूरी पीढ़ी खराब हो सकती है, शरीर में पता नहीं क्या विकार आ सकते हैं। तो हमारा नेचर देखो कितना मतलब एडवांस है कि उसने सब चीज़ों की मतलब संभावनाएं सोच के उसके हिसाब से सारे मैकेनिज्म सारे काम कर लिए थे पहले ही। तो अब ये इंट्रॉन्स क्या करते हैं कि डीएनए के बीच बीच में काफ़ी ये फ्रेगमेंट्स हैं इंट्रॉन्स के, तो जब भी कोई म्यूटेशन कोज करने वाली कोई चीज़ आती है, कोई वो मतलब विकिरण हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कुछ भी कोई मतलब इस टाइप की क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, जैसे म्यूटेशन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है कि मेजोरिटी जो पार्ट होता है ना वो सारा इंट्रॉन्स का ही होता है, तो चांसेस ऐसा है कि चेंज आया भी ना तो अगर इसमें आएगा मोस्टली, इसमें आए या नहीं आए हमें शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोई फंक्शनल प्रोटीन बनाता नहीं है। तो इसलिए ये इंट्रॉन्स इसमें होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर अब होता है क्या, जब भी हमारा जो सेल होता है वो जब एक्सप्रेस करता है, मान लो यहाँ से यहाँ तक इंसुलिन की जीन थी, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक इंसुलिन की जीन थी इसके बीच में इंट्रोन भी आ गया। तो इंट्रोन आ गया तो कहीं ना कहीं जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो इंट्रोन भी रेप्लिकेट होगा, जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग होती है पूरी इंसान के अंदर, क्योंकि ये एक्सप्रेस करता नहीं है तो इसको तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोटीन बना नहीं पाएगा फंक्शनल। तो उसके लिए क्या स्प्लाइसिंग होती है इसमें प्रॉपर तरीके से, मतलब बेसिक समझे तो मान लो जैसे ये बना एमआरएनए, तो इसके अंदर यहाँ पे इंट्रॉन्स आ गए, ये एक्सोन्स आ गए, तो इस तरह से बन गया। इसकी प्रॉपर इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ये काट काट के इसको हटा देते हैं। पर बैक्टीरिया इतना एडवांस नहीं है बेचारा, उसके पास में प्रोसेसिंग के लिए कुछ चीज़ें नहीं मिलती। तो वो क्या करता है, उसके अंदर पूरा डीएनए सेम नॉर्मल वैसे ही रहता है, कोई इसमें इंट्रॉन्स नहीं मिलते। तो इसकी मशीनरी को भी आदत नहीं है इंट्रॉन्स को हटाने की। पर हमने अगर हमारी जीन सीधी उसके अंदर भेज दी तो वो काम ही नहीं करेगी, तो इसके लिए हमें ये भी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि हम जो जीन भेजें उसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं हो। अगर इंट्रॉन्स होंगे तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर वहाँ ऐसा कोई एडवांस सिस्टम नहीं है कि वो इंट्रॉन्स को हटा पाए। तो इस कंडीशन में हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजते हैं ना वो सी डीएनए बना के भेजते हैं। अब सी डीएनए का मतलब क्या है? अब ये नया नाम आ गया, तो इसको समझते हैं। सी डीएनए देखो ऐसा है, एकदम बेसिक सा है कि जब हम कोई जीन होती है उसका जब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन से क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो मान लो ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये मैंने एक जीन लिख दिया, इधर से रेप्लिकेशन हो गया, तो ये डीएनए बनता है। वो इसके ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा। अब ऐसे मान लेते हैं कि जो एमआरएनए है ये प्रोसेस्ड एमआरएनए है, इसके अंदर से इंट्रॉन्स काट दिए गए हैं, इसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं है, पहले इंट्रॉन्स थे लेकिन प्रोसेसिंग के बाद में जो एमआरएनए बचा उसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं है, तो यानी ये फंक्शनल है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो काम होगा ना, अगर ये बनेगा तभी वो आगे का काम होगा, अगर इंट्रॉन्स वाला हो गया तो वो आगे का काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो इससे है इससे ही वापस सी डीएनए बनाया जाता है। सी डीएनए किस तरह से बनाया जाता है कि उसमें हम यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये
मतलब जो आरएनए होता है उससे पुनः डीएनए बनाने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन तो करता है डीएनए से आरएनए बनाने का। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि नाम से रिवर्स यानी उल्टा कर रहा है, तो ये आरएनए से डीएनए बना देगा एमआरएनए से। तो ऐसी कंडीशन में जब इसके ऊपर आके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करेगा ना, तो ये जब इससे वापस डीएनए बनाएगा, तो इस बार इसमें एक इंट्रॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि इस एमआरएनए में भी इंट्रॉन्स नहीं थे, ये प्रोसेस्ड एमआरएनए था। तो इससे जो ये cDNA, आई होप आपको ये cDNA समझ आ गया होगा, तो इससे जो ये cDNA बनता है, इस cDNA को हम डायरेक्ट उसमें भेज देते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से हमें इंट्रॉन्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल को ये सब माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, एक्चुअल में उसमें होती नहीं है। तो ये काम आगे तरीके से चल जाता है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमने अब तक क्या क्या बात कर ली, हमने देखा कि किस तरह से हम जो वेक्टर है वो चूज करते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके अंदर उसके वेक्टर को चूज करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह से उसे मतलब आगे भेजने के लिए हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो मान लो जीन है उसको ट्रांसफर किया हमने, अब हमने वेक्टर की बात करी थी, तो वेक्टर ऐसा होता है कि आके अपना ट्रांसफर एक तो वेक्टर के साथ कर दें, एक वेक्टर के बिना भी तो कर सकते हैं। ऐसी कोई शायद टेक्नोलॉजी होगी जो वेक्टर के बिना भी उसका ट्रांसफर कर दे। तो एक बार तो दो कंडीशन हो सकती है कि एक तो हम वेक्टर का यूज करें, जो वेक्टर्स हमने अभी तक देखे, एक हम बिना वेक्टर का यूज करे ही उसमें सेल में वो भेज दें। वेक्टर का यूज करेंगे तो हम उसे इनडायरेक्ट मेथड बोलेंगे कि वेक्टर के यूज की सहायता से भेजा, तो हमें डायरेक्ट नहीं भेजा। एक हम सीधा डीएनए को डायरेक्ट ही भेजने किसी थोड़ी सी कोई मेहनत के साथ ही, तो वो मेथड हो जाएंगे डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में तो हमने बात करी थी, तो अब तक क्या आए थे, प्लाज्मिड आए थे, टीआई प्लाज्मिड हो गया, आरआई प्लाज्मिड हो गया। तो इस तरह से रेट्रोवायरस की भी बात करी थी। तो ये तो हो गए इनडायरेक्ट मेथड कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने भेजा वो इनडायरेक्टली भेजा, मतलब वेक्टर के साथ भेजा, डायरेक्टली नहीं भेजा, बट डायरेक्टली भी भेजा जा सकता है। जैसे कुछ तरीके होते हैं, सोचो अगर एक सेल को मैंने पकड़ी इंजेक्शन लगा के भेज दिया, तो वो एक डायरेक्ट मेथड हो गया, या फिर मैंने कुछ एक कंकड़ के ऊपर उस डीएनए को लपेट के फेंक दिया सेल के अंदर, तो वो भी एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है। हालांकि ऐसा करते नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बट ये दोनों जो मैंने बातें बोली ये इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट मेथड के ही एक प्रकार है। जैसे जो मैंने सुई की बात करी थी, तो जनरली क्या होता है, एनिमल सेल जो होती है ना, उनमें क्या करते हैं, क्योंकि उनमें सेल वोल नहीं मिलती, कोई रिजिड आगे बाहर पैरा वो कवर नहीं मिलता, तो उसमें क्या माइक्रो इंजेक्शन नाम की एक टेक्निक यूज करी जाती है, जिसमें 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के मतलब डायमीटर की जो निडल यूज करी जाती है, जो बहुत पतली होती है, और उस निडल के थ्रू डीएनए को सीधा इंजेक्ट कर दिया जाता है सेल के अंदर। तो यानी एनिमल सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन यूज किया एनिमल सेल के अंदर, सीधा एनिमल सेल के अंदर डीएनए को इंजेक्ट कर दिया जाता है वो निडल के सहायता से, जो कि 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के डायमीटर की होती है। इसके अलावा अगर जैसे मैंने आपको बताया था किसी कंकड़ के ऊपर डीएनए लपेट के कंकड़ को फेंक दिया और वो सेल के अंदर पहुंच गया, तो इस मेथड को बोलते हैं जीन गन। जीन गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो गोल्ड और टंगस्टन के जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे, उनके ऊपर कोटिंग करते हैं डीएनए के मतलब फ्रेगमेंट्स की। तो और उसको हम भारी वेलोसिटी हाई वेलोसिटी के साथ उसकी बम्बार्टमेंट करी जाती है सेल के ऊपर। तो ऐसे में होता क्या है कि मतलब वो सेल के अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के उसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो जो जीन गन हो गया उससे भी लिख देता हूँ मैं आपके यहाँ पे, या इसको बायोलिस्टिक भी बोल देते हैं, बायोलिस्टिक। तो इसमें क्या किया जाता है, गोल्ड या टंगस्टन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर डीएनए की कोटिंग कर दी जाती है, और इस कोटिंग के करने के बाद में उन्हें हाई वेलोसिटी के साथ बम्बार्टमेंट के साथ में एक सेल के अंदर डायरेक्टली भेज दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, तो हम कई बार क्या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या फिर कुछ प्रोटीन की वेसाइकल्स को भी यूज करके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके डायरेक्टली प्लाज्मिड भेज सकते हैं। जैसे कि मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, ये मैंने इसका डीएनए बना दिया, यहाँ पे मैंने एक
मतलब लिपिड की एक वेसिकल बनाई, उसके अंदर मेरा प्लाज्मिड डाल दिया। ठीक है। अब ये जैसे ही पास में आएंगे तो समान है, सेल मेम्ब्रेन सेम सेम लाइपोप्रोटीन की होती है, ये भी लिपिड की वेसिकल है, तो ये शायद साथ में जुड़ेंगे। मान लो ये ऐसे अटैच हुए और ये आपस में घुल के इस तरह से अटैच होंगे कि ये इस तरह का बन जाएगा, और ये वेसाइकल फिर अपना प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर कर देगी। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने जो ये तीन मेथड देखे, इसमें था एक तो माइक्रो इंजेक्शन, एक जीन गन या बायोलिस्टिक, और तीसरा हमने ये देखा। चौथा ऐसा होता है कि कॉम्पिटेंट सेल, कॉम्पिटेंट यानी सक्षम बनाना सेल को इनटेक के लिए वेक्टर के। तो कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए जनरली हम एक वो भी यूज करते हैं, बायोवेलेंट कैटाइंस का यूज करते हैं। बायोवेलेंट कैटाइन, या फिर मतलब जैसे कैल्शियम प्लस टू, द्विसंयोजी धनात्मक आयनों का यूज किया जाता है अगर हिंदी में बोलें तो होता है ऐसा है कि हम पहले जो सेल होती है ना, उसको स्ट्रेस देते हैं, उसे आइस के ऊपर रखा जाता है, फिर एकदम से पहले उसे उपचारित किया जाता है बायोवेलेंट कैटाइन से कैल्शियम प्लस टू के साथ में, फिर उसे नॉर्मल कंडीशन में आइस के ऊपर रखा जाता है, फिर एकदम से उसे 42 डिग्री सेल्सियस तक का शूट दिया जाता है, और फिर वापस उसे आइस पे लिया जाता है। तो ये जो हुआ ना अभी, बर्फ से उसको 42 डिग्री सेल्सियस, फिर वापस बर्फ के ऊपर, ये एक हीट शॉक की तरह काम करता है, ताप घात। तो ऐसे में क्या होता है, सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन के जो पोर होते हैं वो खुल जाते हैं एक बार, और वो सेल कॉम्पिटेंट हो जाती है इंटेक करने के लिए वेक्टर का। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैल्शियम प्लस टू प्लस हीट शॉक, आइस, पहले हम आइस यूज करते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस तक का हीट शॉक देते हैं, फिर वापस आइस को यूज किया जाता है। इस तरह से इस सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है उस डीएनए को इनटेक करने के लिए, या उस वेक्टर को अपने अंदर लेने के लिए। तो ये कुछ कुछ हमने चीजें देखी, जो कि वेक्टर्स मतलब ट्रांसफर जो सेल के अंदर होता है वेक्टर्स का, वो किस तरह से हो सकता है। उसमें हमने माइक्रोइजेशन देखा, जीन गन देखा, हमने प्रोटीन वेसाइकिल के फ्यूजन के साथ देखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी प्रोटीन लिपिड वेसाइकिल। एक वो भी देख सकते हैं, पीईजी वगैरह यूज कर सकते हैं, पॉली एथाइलिन ग्लाइकोल। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट से जो हमारा वांछित डीएनए है, उसे हम सेल के अंदर भेज सकते हैं। सेल किस तरह की है कि एक जैसे माइक्रो इंजेक्शन का ध्यान रखना है, एनिमल सेल्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है। और जैसे जीन गन है, तो इसे हमें ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल यूज़ करे जाते हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं पेपर के अंदर। जैसे ये यहाँ पे बाइवेलेंट केटाइन यानी द्विसंयोजी मतलब आवेश जो होता है, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, कैल्शियम प्लस टू। हीट चोक में टेम्परेचर कहाँ तक लेके जाते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में पीईजी के बारे में पूछ लिया जाता है, इनके बारे में रेट्रोवायरस, एनिमल सेल्स के अंदर जो है उसमें नॉर्मली जो वेक्टर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो रेट्रोवायरस होता है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और इनमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें होती नहीं है। तो इसी के साथ हम अगले स्टेप में आ गए हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा कि वो भेजने का तरीका। अब कुछ वो तो प्लाज्मिड्स वैसे हो गए, अब जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने लैब के अंदर आर्टिफिशियल भी कुछ प्लाज्मिड बनाने शुरू करे थे। तो उनमें से जो पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था वो था PBr322, इसका नाम है PBr322। अब जैसे हमने बात करी थी कि इनके नाम की, इसका भी नाम बड़ा यूनिक है, इसमें भी नंबर है, सब कुछ है। तो यहाँ पे पी जो है, ये पी रेफर करता है प्लाज्मिड, तो पी से यहाँ पे मतलब है प्लाज्मिड। बी से है बोलिवियर, और आर से रोड्रिगेज, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इन पे काम किया था और उन्होंने बनाया था। और जो 322 नंबर जो है, ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को दिखाता है कि इतने एक्सपेरिमेंट पे ये इन्होंने बनाया था। अब जो प्लाज्मिड की जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपके सामने है, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। जैसे इसमें एक एम्पिसिलिन की जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन की जीन है, इसमें एक ओराई स्थल, जैसे हमने इसकी बात करी थी, तो ये ओराई स्थल क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि यहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। उसके अलावा जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट है, जो कि आपको एज इट इज इस डायग्राम को याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में लेबलिंग के हिसाब से क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। ये जो आरओपी है, ये आरओपी क्या दिखाता है, तो ये जो रेप्लिकेशन जब होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन में क्या डीएनए की प्रतिकृति बनती है, तो उसके लिए कई प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो होता है वो आरओपी के द्वारा होता है। तो ये आरओपी वैसे देखे तो कोई प्रोटीन्स नहीं है, ये जीन्स हैं जो उन प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, जो कि रेप्लिकेशन में हमारे लिए आवश्यक है।
तो इस तरह से अगर हम देखें, दूसरा अब देखिए जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, इसमें इनका क्या काम है। तो जो हमने वेक्टर की फीचर्स देखे थे ना, उसमें हमने देखा था सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, तो ये वही मार्कर्स हैं जो हमें ये हेल्प करेंगे सेलेक्ट करने में कि हमने जो जीन डाली है तो वो क्या इसके साथ अटैच हुई है या फिर नहीं। उसको भी अगर यहीं पे समझे तो वो किस तरह से काम करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जीन ली थी, मान लो ये मैंने जीन बनाई, इसके दोनों साइड में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है बाम H1 की, ठीक है। अब बाम H1 आएगा इधर दोनों साइड में काटेगा, इधर से भी काटेगा और इधर से भी काटेगा, तो इसने काट तो दिया। और इसी प्लाज्मिड को जैसे हमने बात की थी कि जब हम आरडीएनए बनाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि जिस हमने आरई से डीएनए को काटा है उसी सेम आरई से प्लाज्मिड को भी काटेंगे। तो बाम H1 से उसको भी काटेंगे, तो अब देखिए कि बाम H1 की साइट कहाँ पे है। बाम H1 की साइट यहाँ पे है, तो बाम H1 की साइड जो है वो यहाँ पे है, तो ये आएगा और बाम H1 की इस जगह पे इसको आके काटेगा, तो ये प्लाज्मिड कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा और जो कटेगा ना, यहाँ पे पहले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी और यहाँ पे एम्पिसिलिन जीन, ठीक है, रेजिस्टेंट जीन। अब हम इसे भेजेंगे और यहाँ पे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, तो ये आपको मैं एक बार इधर जोड़ के दिखाता हूँ। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर जुड़ गया। अब सोच के देखिए, पहले यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का सीक्वेंस था और उस सीक्वेंस को काट के उसके बीच में हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया। तो जो एक्चुअल सीक्वेंस था जो कि प्रोटीन बना रहा था टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंट दिखाने के लिए या उसकी प्रतिरोधकता दिखाने के लिए, वो सीक्वेंस तो खंडित हो गया, वो तो खराब हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने बीच में अपना फ्रेगमेंट डाल दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है वो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगी, यानी कि उस प्रोटीन को नहीं बना पाएगी जिसकी उपस्थिति में ये टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोध करते हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा, पहले जनरली अगर किसी सेल के अंदर ये प्लाज्मिड भेजा हुआ था और वो टेट्रासाइक्लिन वाली जो साइट है वो अगर इस तरह से मतलब खराब नहीं करी गई थी या खंडित नहीं हुई थी जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो उस अवस्था के अंदर अगर टेट्रासाइक्लिन उस सेल के ऊपर डाला जाता है तो उसके प्रति ये प्रतिरोधकता दिखाएगा, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन जो है ना, ये कोडिंग करेगा, उस प्रोटीन को कोड करेगा जो कि उसके प्रति प्रतिरोधकता दिखाएगी। लेकिन अब यही प्लाज्मिड मैंने एडिट कर दिया है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया है। अब इस प्लाज्मिड को जब मैं किसी सेल के अंदर भेजूंगा ना, जैसे ये सेल बनाई मैंने और इसके अंदर ये प्लाज्मिड गया, और ये जब प्लाज्मिड इसके अंदर जाएगा ना, अब भाई साहब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली जीन जो थी उसके बीच में तो आ गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये उस वो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगी। अब मैंने इसके ऊपर जैसे ही टेट्रासाइक्लिन का यूज किया एंटीबायोटिक का, उस कंडीशन में इसके पास प्रतिरोध नहीं है उससे बचाव का, तो ये प्रतिरोध नहीं होने की वजह से ये सेल उस टेट्रासाइक्लिन की उपस्थिति में खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें वही प्लाज्मिड गया था जिस प्लाज्मिड के अंदर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। और बजाय इसके अगर मान लो जैसे मैंने इसको काटा था, तो एक कंडीशन बन जाती ये कि काट तो दिया, लेकिन काटने के जस्ट बाद में वो जीन ऑफ इंटरेस्ट तो मिला नहीं, वापस से खुद से ही जुड़ गया। तो टेट्रासाइक्लिन जो जीन थी वो भी सही पड़ी है, एम्पिसिलिन वाली जीन भी सही पड़ी है। अब अगर ये वाला प्लाज्मिड सेल के अंदर जाता और फिर टेट्रासाइक्लिन डाली जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट के लिए वहाँ से प्रोटीन बन रही होती, और ऐसी कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन डालने पे ये बैक्टीरियल सेल जो है वो मरती नहीं। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये जो मतलब सिलेक्टेबल मार्कर्स है ये हमें ये ढूंढने में मदद करते हैं कि भाई साहब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सही से पहुंच पाया या फिर बीच में ही रह गया कहीं पे। तो इस तरह से जो थी, तो PBR322 जो है इसके डायग्राम की अगर बात करें तो ये आपके सामने है, इसे एज इट इज़ याद रखना है। इसकी जो भी साइट्स है जैसे PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट कहाँ पे है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में मिलती है, और जो बाम H1 है, बाम H1 मिलती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में। तो इस तरह से ऊपर जो है CLA1, इक्वार फर्स्ट, हिंसर्ट थर्ड, ये सारी साइट्स इसमें मिल रही हैं। तो ये क्योंकि सीधा का सीधा ये जनरली क्या है, हमें मेन तो हर एग्जाम के लिए एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि एनसीईआरटी जो होती है वो हमें कम्प्लीटली याद होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट है ना तो आपकी बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, बस उस बशर्ते आपको उसे कायदे से पढ़ना आना चाहिए। उसके एक एक शब्द में इतनी चीज़ें छिपी हुई हैं कि आप जब हर बार उसे पढ़ेंगे आपको नई चीज़ें मिलेगी। उसे जनरली लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और रेफरेंस बुक्स के पीछे भागते हैं या फिर कोई अलग पब्लिकेशंस की बुक्स के पीछे भागते हैं। वो सारी बुक्स एट द एंड वहीं से निकली हुई है।
हर एक मतलब जो लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो भी अपने मतलब पब्लिकेशंस में कोई कोचिंग वाले जो भी व्यक्ति छापते हैं अपनी बुक्स, वो इधर उधर से सारा समराइज करके और एक अपना मटेरियल बनाते हैं एडिटिंग करके। पर जो सार है ना वो एनसीईआरटी में ही है सारा, तो आप उसे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक चीज़ याद आएगी। तो इसे याद रखना है। तो जो PBR 322 जो था प्लाज्मिड, जो आर्टिफिशियल फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था, इसके बारे में हमने ये सब चीज़ें देखी। एक और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड आता है PUC 13, सॉरी PUC 18। तो ये जो प्लाज्मिड है इसका भी एक नाम, ये भी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। यहाँ पे जो ये पी है ये रेफर करता है पी से प्लाज्मिड। और यूसी जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को दिखाता है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट लोगों ने इसे डिज़ाइन किया था, इसे बनाया था। तो इस तरह से हमने दो आर्टिफिशियल जो प्लाज्मिड्स हैं उनके बारे में देखा, एक तो PBR 322, दूसरा PUC 18। तो इनके नाम भी याद रखने हैं कि इसका नाम क्या है। दो साइंटिस्ट बोलिवी और रोड्रिगेज थे। प्लाज्मिड होता है पी से 322 नंबर दिखाता है इसके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को। इसके अंदर अगर देखें तो ये जो पी है ये प्लाज्मिड दिखाता है, यूसी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसको दिखाता है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक भी एक बार खत्म होता है। वेक्टर्स के बारे में इस स्लाइड में हमने बातों बातों में पहले कंप्लीट कर ही लिया था कि वेक्टर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो उसे मैं आपको वापस पिछली साइड में दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें हमने यहाँ पे देखा था कि वेक्टर्स जो है, इसके साथ ही यहाँ पे बात करी थी कि प्लाज्मिड हो सकते हैं, बैक्टीरियोफाज हो सकते हैं, कोस्मिड यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज कर सकते हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर्स का सिलेक्शन डिपेंड करता है दो चीज पे, आपकी साइज जो होती है जीन ऑफ इंटरेस्ट की उसके ऊपर, या फिर जो आपका होस्ट है जो परपोशी है उसके ऊपर भी। कि परपोशी अगर बैक्टीरिया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। ये मैं आपको वहाँ पे लिखवा देता हूँ अलग से। तो बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। इसके अलावा अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो इसमें हम यूज करते हैं, एक लाइन आती है डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन का मतलब ऐसा है कि ऐसा कुछ वेक्टर जो पहले हमारे लिए पैथोजेनिक था या फिर हमारे लिए शायद रोगजनक था, उसे डिसआर्म करना, यानी वो जो जगह जहाँ से हमें इन्फेक्शन कोज हो रहा था उसे हटाकर वहाँ पे हमारा जीरो ऑफ इंटरेस्ट जोड़ने के बाद अगर हम उसे भेजते हैं तो उसे डिसआर्म्ड पैथोजन बोलते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस को, जो कि डिसआर्म्ड पैथोजन होता है। पैथोजन मतलब रोग कारक। इसके अलावा अगर प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल जो होता है उसे बोलते हैं, उसके साथ यूज करा जाता है TI प्लाज्मिड या फिर RI प्लाज्मिड। इस तरह से हमने देखा। और जो पीछे की स्लाइड्स थी इसमें हमने जो देखा था कि ये हम यूज करते हैं। हाँ, तो इसके साथ मैंने आपको इसी स्लाइड में समराइज कर दिया है कि यहाँ पे जो हमने बाकी उसके अलावा जो यूज़ की है वो सेल मतलब उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कि सबसे बहुत छोटा साइज है 0.5 से 8 किलो बेस पेयर का साइज है तो हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। 1000 से 2500 किलो बेस पेयर तक का भी अगर साइज है तो उसके लिए हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इसमें जो हमने वेक्टर्स के बारे में बात करी थी वो भी खत्म होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की। तो सिलेक्टेबल मार्कर हमने देखा था, ये हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर के एंडिंग में आ गए हैं आज। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर को एंड ही कर देंगे।
तो इसमें ऐसा है कि सिलेक्टेबल मार्कर की जो हमने बात करी थी, सिलेक्टेबल मार्कर में ऐसा होता है कि हम डिफरेंशिएट कर पाएं कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड के साथ जुड़ा या फिर नहीं, या फिर वो सेल के अंदर तरीके से ट्रांसफर हुआ या फिर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का जो प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसके अलावा कुछ ऐसी जीन्स का जो कि कुछ सब्सटेंस की या सबस्ट्रेट की उपस्थिति में रंग दिखाती है। यानी कि कुछ जैसे कि कोई चीज़ अगर अलग अलग रंग दिखा रही है ना, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ ये अलग अलग चीज़ है, तो वही आगे इसमें देखेंगे। उसमें हमने एग्जांपल देखा था लैग जेड जीन का। तो पहले हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये एक जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, ठीक है, और ये था प्लाज्मिड। अब हमने सेम आरई को यूज किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया और इन्हें काटा गया। तो यहाँ से जो ये काटा, तो ये स्टिकी एंड्स बन गए इसके, ये अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके स्टिकी एंड्स हो गए, ठीक है। और यहाँ से जो ये प्लाज्मिड काटा, तो ये प्लाज्मिड भी इस तरह का काटा कि इसके भी इस तरह से स्टिकी यानी चिपचिपे सिरे बन गए, जो कि उसे वापस से जुड़ने में मदद करेंगे। अब इस कंडीशन में आप सोच के देखो कि भाई या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये ही आपस में, क्योंकि ये पूरक है एक दूसरे के, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हुए इन्हें काटा गया है, तो या तो ये खुद से ही जुड़ जाए, तो ये या तो जीन खुद से ही जुड़ के ऐसे गोल हो गई, ये प्लाज्मिड या फिर खुद से ही जुड़ जाए, दूसरी कंडीशन की ये भी आपस में खुद से ही जुड़ गया, या फिर ऐसा हुआ कि हाँ ये दोनों पास में आए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की सहायता से ये आपस में जुड़ गए, और आपस में जुड़ के इन्होंने इस तरह का आरडीएनए बना लिया, जिसे मैं अलग अलग कलर से आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या, ये प्लाज्मिड है, इसके साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में तो क्या है कि हमारा आरडीएनए बनाना सक्सेसफुल रहा। अब लेकिन क्या होता है कि ये सब चीजें है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी चीजें आंखों से हम देख ही नहीं पा रहे, ये सारी उस फैल्कन ट्यूब के अंदर हो रही है, एक ऐसी ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब में सॉल्यूशन फॉर्म में होती है सारी चीजें, एंजाइम्स हो गई या फिर जो भी ये बैक्टीरिया का जो कल्चर हो गया जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सारी रैंडम चीजें हैं, ये कोइंसिडेंस की बातें हैं कि ये उस जगह तक पहुंच जाए जहां तक हमें इसकी जरूरत है। तो ऐसे में अब क्या होता है कि भाई मान लो मैंने ये बन गया आरडीएनए, अब इसके बाद में सेल ली, फिर इसके बाद में अब एक तो आरडीएनए ये बना और एक वो प्लाज्मिड बना था जो खुद से ही जुड़ गया, ठीक है। तो अब ऐसे में ऐसे होता है कि मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल थी, उस सॉल्यूशन में जब मैंने उस ट्यूब में इनको डाला, तो एक बैक्टीरियल सेल ये थी, एक बैक्टीरियल सेल यहाँ पे थी और एक बैक्टीरियल सेल यहाँ पे थी। तो इनके अंदर ये इनका न्यूक्लियोइड बना दिया। तो अब हुआ क्या कि मान लो पहली सेल जो थी उसके अंदर जो ये डीएनए खुद से ही लाइगेट हो गया था ये पहुंच गया, और जो ये आरडीएनए था ये नहीं पहुंचा, ठीक है। या फिर ऐसा मानते हैं पहली सेल के अंदर कुछ भी नहीं गया, रैंडम बात थी, भाई डाला हमने, लेकिन ये प्लाज्मिड जो बना था ना आरडीएनए पहुंचा ना खुद से जुड़ा हुआ प्लाज्मिड उसके अंदर पहुंचा, तो ये कोई नहीं पहुंचा, तो इसमें नो प्लाज्मिड। तो यह क्या ये कुछ रूपांतरित हुआ? जनरली क्या बोलते हैं कि जब कोई प्लाज्मिड सेल के अंदर जाता है तो उसे हम रूपांतरित कोशिका बोल देते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेंट सेल बोल देते हैं। और वही अगर ये दो टर्म्स हैं, इनको ध्यान से सुनना क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है। अगर आरडीएनए जो बना, अब एक तो नॉर्मल प्लाज्मिड है, अगर ये चला गया तो सेल को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेंट। पर जब ये आरडीएनए बना यानी ये पुनर्योगज डीएनए बना, तो इस सेल को बोल देंगे पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट, इसमें कुछ नया चला गया है। तो अब जब इस कंडीशन के अंदर ना तो वो प्लाज्मिड गया ना ये आरडीएनए गया, तो ये ना तो रूपांतरज है और ना ही पुनर्योगज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं गया, इस सेल ने कुछ भी अपटेक नहीं करा। अब एक दूसरी कंडीशन देखते हैं कि भाई उसी सॉल्यूशन में एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके अंदर जब हमने वेक्टर को भेजा तो ये वाला वेक्टर चला गया जिस वेक्टर के पास अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट तो जुड़ी ही नहीं थी, पर वेक्टर उसके अंदर चला गया, ये प्लाज्मिड उसके अंदर चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये रूपांतरज तो कहलाएगा लेकिन पुनर्योगज नहीं कहलाएगा। अगेन इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, रूपांतरज हम क्यों बोलते हैं, कोई भी सेल है उसके अंदर जब
प्लाज्मिड पहुंच जाता है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो उसे हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन वही अगर उसके साथ में ऐसा प्लाज्मिड पहुंच जाए जिसके साथ हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ जोड़ा है, तो उस कंडीशन में उसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज। तो अब आप सोच के बताइए खुद से कि जब ये प्लाज्मिड गया, तो प्लाज्मिड तो सेल के अंदर गया यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो इसका हुआ है, यानी रूपांतरण तो इसका हुआ है। लेकिन इस प्लाज्मिड के ऊपर इसकी कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके साथ नहीं भेजा हमने, मतलब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने भेजा नहीं, तो क्या ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा? नहीं। तो इसलिए हम इसे बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेंट। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। बड़े ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। अगेन आपको समझ नहीं आया तो वापस इस तीसरे स्टेप में समझा देता हूँ कि अब जो तीसरा बैक्टीरिया था, दो सिचुएशंस हमने देख ली, हम क्या है जो संभावनाएं हैं उनको देख रहे हैं। तो एक संभावना ये है कि उसमें कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं, दूसरे में ऐसा प्लाज्मिड पहुंच गया जिसने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो जोड़ा नहीं था परंतु खुद से ही जुड़ गया था, क्योंकि इनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है। तीसरा जो बैक्टीरिया था उसमें ऐसी संभावना हम लेके चलते हैं कि उसके अंदर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ना एक्चुअल में, वो भाई साहब सही तरीके से पहुंच गया उसके अंदर। तो उसके अंदर जब ये पहुंचा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब एक बार फिर से अपना दिमाग लगाइए ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट के लिए, कि इस सेल के अंदर भाई साहब प्लाज्मिड तो गया है, प्लाज्मिड गया है, एक बार के लिए ध्यान नहीं दीजिए कि इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जुड़ा है, लेकिन मोटा मोटी अगर देखें तो प्लाज्मिड तो गया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो इसका हुआ है। उसके साथ ही साथ ये प्लाज्मिड हमारे जीन भी ले गया साथ में इसमें, यानी इसका रिकॉम्बिनेशन भी कर दिया, आरडीएनए का ट्रांसफर हो गया। तो मतलब ये वो सेल है जो कि ट्रांसफॉर्मेंट भी है वो रिकॉम्बिनेंट भी है। तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट। और ये वही सेल है जो हमारे काम आएगी, जो कि आगे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ग्रो कराएगी, क्योंकि जो मोटा मोटी काम था अब तक हमने इसके अंदर भेज दिया। लेकिन सोच के देखो जो हमारी ट्यूब थी ना, ये तीनों बैक्टीरिया उसी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हमें अब दूसरी बात, क्योंकि बायोटेक में सब काम किया जा रहा है फायदे के लिए। फायदा कब होगा? जब हमारा खर्चा कम से कम हो। क्या इन दोनों बैक्टीरिया को ग्रो कराने का, इनको बहुत ज़्यादा इनको इनकी फेवरेबल कंडीशन देने का हमें कुछ फ़ायदा होगा? नहीं। ये हमें कुछ भी मना के नहीं देने वाले। तो हम ऐसा चाहेंगे कि ये जो अवांछित बैक्टीरिया है जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं करते, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाए। और जो हमारा ये वाला बैक्टीरिया है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी ग्रोथ बनी रहे, ये मैक्सिमम अपने पोटेंशियल तक ग्रोथ करके हमें प्रोटीन प्रदान करे। तो ऐसी कंडीशन में भाई साहब अब इस ट्यूब के अंदर हमें दिख तो रहा ही नहीं है कि भाई मतलब कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे है, हमें किसको ग्रो कराना है किसको नहीं कराना। तो ये बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे हमारे काम आएंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स की जो हमने बात करी थी, तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो जरूर समझ आया होगा। आगे हम सिलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। ये सारा इसको समझाने के लिए मैंने पूरी रूपरेखा बनाई है यहाँ पे। अब हुआ क्या था कि हमने जैसे बात करी थी, वहां पे एक प्लाज्मिड की। अगेन मैं एक बार PPR322 को बना देता हूँ। तो यहाँ पे तो थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की जीन, और यहाँ पे थी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की जीन। यहाँ पे साइट थी BAM-H1 अगर आपको याद हो तो, और यहाँ पे थी SAL-H1, SAL-1 सॉरी। ठीक है, ये साइट्स थी, ये बस हम समझने के लिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि ये सिलेक्टेबल मार्कर काम किस तरह से करते हैं। तो अब हुआ ये कि जैसे ये तीन टाइप की जो सेल्स थी ना, इनमें से अब मुझे फर्क डालना है कि भाई कौन सी सेल क्या थी। तो इसे वही प्लाज्मिड मान के चले और यहाँ पे मान के चले कि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब जब ये हमारा यहाँ पे डीएनए से आके जुड़ गया, तो क्या वो टेट्रासाइक्लिन की जीन काम करेगी? वो बिल्कुल नहीं करेगी। मतलब कि उस जीन की एंट्री की वजह से वो जो मतलब पहले जो जीन प्रेजेंट थी, इस हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के जुड़ने की वजह से उस जीन का वो जीन निष्क्रिय हो गई है, वो अपना काम नहीं कर पा रही। तो यानी कि हमारे कुछ निवेश की वजह से जो पहले की जीन थी वो निष्क्रिय हो गई। नाम इस शब्दों को ध्यान से पकड़िएगा। यानी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के निवेश की वजह से जो पहले से जो जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो प्रेजेंट थी उस वो निष्क्रिय हो गई है, इसलिए इसे बोलते हैं निवेशी निष्क्रियता, यानी इंसर्जन इनएक्टिवेशन। यानी हमारे कुछ इसमें डालने की वजह से जो पहले जो जीन प्रेजेंट थी वो एक्टिवेट नहीं रही, वो अपना काम नहीं करती। तो इसे हम बोलते हैं
निवेशी निष्क्रियता, ठीक है, या फिर इंसर्जन, इन एक्टिवेशन। अब होगा क्या कि इस कंडीशन में मान लो अगर मैं इस बैक्टीरियल सेल को, अब हम मैंने आपको बताया था कि ये इकोलाई की सेल हमने ली है। चैप्टर की शुरुआत में, शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको शायद बताया होगा कि इकोलाई के अंदर नॉर्मली कोई एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट के लिए जीन नहीं मिलती। उसके अंदर ऐसा कोई प्लाज्मिड में जीन्स नहीं होती जो कि उसके टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट प्रदान करे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल जिसके अंदर ये हमारा प्लाज्मिड गया ही नहीं, जिस सेल के अंदर, तो उसमें तो कोई जीन ही नहीं है जो उसे उसके लिए प्रतिरोधकता प्रदान करे, उसके लिए कोई रेजिस्टेंट प्रदान करे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब भी इसके ऊपर एंटीबायोटिक डाला जाएगा, टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन, इसके पास रेजिस्टेंस नहीं है उसके लिए, तो ये वहां पे खत्म हो जाएगी सेल, यानी कि ये मर जाएगी। चाहे एम्पिसिलिन डालो चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो, बस इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। हम्म, एक बार मैं इसको सही से सेट कर देता हूँ उसके बाद, ताकि आपको इस चीज़ को समझने में, अरे यार ये स्मार्ट बोर्ड बड़ा परेशान करता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म। हाँ, तो इसके हिसाब से अगर हमने थोड़ा सा ये बीच में, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड्स थोड़े हैंडल नहीं होते कई बार, तो थोड़ा सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन तो हम ये देख रहे थे कि जो ये नॉर्मल इक्वलाई जो सेल थी, इसके अंदर नेचुरली कोई रेजिस्टेंट मिलता नहीं है जो एंटीबायोटिक्स होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसमें टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन डाला जाएगा, तो इसमें कोई रेजिस्टेंट नहीं होने की वजह से ये यहाँ पे ही मर जाएगा, यानी ये सेल आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दूसरा ये है कि जैसे अब मैं वापस यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये वो प्लाज्मिड था PBr322, यहाँ पे एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट की जीन थी और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन की जीन थी, यहाँ पे बाम H1 साइट मिल रही थी। एक बार के लिए बस इसे देखने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे जो ये प्लाज्मिड गया, इसमें इस साइड पे तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन है और यहाँ पे एम्पिसिलिन की जीन है, और उन जीनों के बीच में कोई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब भी हम इसमें टेट्रासाइक्लिन डालेंगे और एम्पिसिलिन डालेंगे, दोनों कंडीशन में ये सेल मरेगी नहीं, ये जिंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जीन्स प्रेजेंट है जो कि उसके प्रति हमें रेजिस्टेंस प्रदान कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें प्लाज्मिड तो गया है, लेकिन क्योंकि हमने हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाम H1 से कटाया था, ठीक है। बाम H1 मिलता है टेट्रासाइक्लिन, इसे ध्यान से समझना कि हमने जब बाम H1 से उसे कटाया तो मिला था हमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की साइट के बीच में। तो जब इसके बीच में हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला, तो हमने कहीं ना कहीं इस टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के सीक्वेंस को डिसरप्ट कर दिया, इसे हमने खराब कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में अब ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जो है वो प्रोटीन नहीं बनाएगी और अपना रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगी। तो अगर ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर गया होता, तो ये एम्पिसिलिन के अंदर तो ग्रो कर जाती, क्योंकि वो वाली जीन है वो खराब नहीं हुई है, वो वैसी की वैसी है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन की जीन हमारे आरडीएनए बनाने की वजह से खराब हो गई है। तो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस के अंदर इसे मर जाना चाहिए था, लेकिन ये जिंदा है, अभी तक मरी नहीं है टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस के अंदर भी। तो इसका मतलब इसके अंदर भी हमारा वो आरडीएनए तो नहीं गया है जो हमें चाहिए था, तो हमारे काम की सेल तो ये भी नहीं है। अब तीसरा स्टेप डालते हैं उस पे। जब उसमें भी हम सेम टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, तो होगा क्या? एम्पिसिलिन की साइड तो सही पड़ी है, उसमें उसमें हमने कुछ छेड़छाड़ करी नहीं थी, तो एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में तो वो जिंदा रह जाएगी। तो पहला स्टेप पार हो जाएगा कि हाँ, प्लाज्मिड तो इसके अंदर गया है, मतलब कि ये सेल
एकदम जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल थी उससे तो अलग है कि इसमें प्लाज्मिड तो गया। अब दूसरा स्टेप हमें चेक करना है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा या नहीं। उसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे। और जैसे ही टेट्रासाइक्लिन डाला जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जीन तो खराब हो चुकी है क्योंकि उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता लग जाएगा कि वो सेल मर जाएगी। मर जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि यही हमारी सेल थी जो कि ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट थी, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए आगे काम की है। तो ऐसी कंडीशन में अब सोच रहे होंगे आप कि भाई साहब यही तो चाहिए थी, इसको ही मार दिया। लेकिन इसे मारते नहीं है, सैंपल में से बहुत थोड़ा थोड़ा सा एक सैंपल उठाते हैं। जो ट्यूब के अंदर पूरा सैंपल था ना अलग अलग, उसमें से सैंपल उठाया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि मतलब हमारे है या नहीं, जिसमें पता लग जाएगा कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट सेल्स थी। उनसे उन्हें वापस उस पुराने वाले सैंपल से उठा लिया जाता है और फिर उसे ग्रो किया जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद में जो दूसरा हमारा जो मेथड होता है सेलेक्टेबल मार्कर का, वो हम देखते हैं। अब ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर पे ही है। उसके अलावा जो लास्ट का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको समराइज करके इसमें याद करने वाली चीज़ों को एक टेबल के फॉर्मेट में दे दूंगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो सिलेक्टेबल मार्कर थे, अब हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ तो कर ली। आपको समझ आएगा वो देख के कि उसमें कितने मल्टी स्टेप हमने यूज़ करे, कितनी एंटीबायोटिक यूज़ की, कितना उसको ग्रो कराया, माथापच्ची करी। कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और इंसानी फितरत है कि जहाँ टाइम लगता है वहाँ पे हम रुकते नहीं ज़्यादा। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने ऐसा तरीका अपनाया कि ऐसा कुछ चीज़ हो कि हमें एक स्टेप में पता लग जाए कि भाई साहब अपना है कि नहीं। फालतू उसमें दिमाग नहीं खपाना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि हमने यूज़ किया कुछ ऐसी जीन्स का जो कि क्रोमोसोम जेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके प्रेजेंस में रंग देती है। और जब रंग देंगी तो हमें पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे हमारा काम बना है कि नहीं बना है, मतलब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। तो इसके लिए जो होता है कि हम यूज़ करते हैं लैग जेड जीन का। अब मैंने आपको पहले भी इसका नाम लेते ही बताया था कि ये जो लैकोपेरोन होता है उसमें भी ये जीन आती है। ये करती क्या है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण करती है। तो ये लैग जेड जीन होगी ना, बीटा या फिर इसे वैसे अल्फा या बीटा दोनों के लिए लिख देते हैं। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। अब होता क्या है, लैकोपेरोन में भी आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज के एब्सेंस में जब वहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट हो तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो वहाँ पे भी ये जीन यही काम करती है नॉर्मल। तो जो लैक्टोज था जो कि डाइसेकेराइड था, उसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करती है ये। अब होता क्या है कि जब ये काम ऐसे करती है, इसको तोड़ती है, तो हम कुछ ऐसे सबस्ट्रेट डालते हैं जो कि इसके प्रेजेंस के अंदर ब्लू कलर की कॉलोनी बनाती है। ठीक है। यानी कि ये जीन जब जब फंक्शनल होगी तो ये जब लैक्टोज को तोड़ेगी उस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की उपस्थिति के अंदर ये क्या करेगी, ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाएगी। लेकिन हमने क्या किया, जैसे टेट्रासाइक्लिन जो जीन थी ना, उसके साथ जो किया वही यहाँ पे करने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये प्लाज्मिड मैंने बनाया, इस प्लाज्मिड में यहाँ पे लैग जेड जीन थी। तो इस लैगजेट जीन के अंदर अगर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की वजह से क्या होगा कि इसका जो सीक्वेंस है ना ये डिसरप्ट हो जाएगा लैगजेट जीन का। तो डिसरप्ट होने की वजह से ये जो लैगजेट जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। और एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से क्या होगा कि जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे, अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है तो यहाँ पे ये लैक्सेट जीन एक्सप्रेस करेगी नहीं, और एक्सप्रेस करेगी नहीं तो उस जगह पे उस सबस्ट्रेट को यूज करके ब्लू कलर की कॉलोनी देगी नहीं। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि हाँ अगर वाइट कॉलोनी आई है मतलब कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तो उसके साथ जुड़ गया है। और अगर ब्लू कलर की कॉलोनी आई इसका मतलब कि नहीं, जीन जो लैक्सेट जीन जो है वो अभी तक एक्टिव है, वो अपना काम कर पा रही है, मतलब वो डिसरप्ट नहीं हुई, उसके साथ निवेश निष्क्रियता नहीं हुई या फिर इंसर्जन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा जो सेलेक्टेबल मार्कर है हमें डिफरेंशिएट करा सकता है कि हाँ ये रिकॉम्बिनेंट है या फिर ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो इसी तरह अगर आपको मैं वापस इसको चार्ट की तरह समझाऊं, अगर
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसे मेन कोर कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि किस तरह से हम जो एक जीन थी उसके ही सीक्वेंस को खराब मतलब डिसरप्ट करके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, जिससे कि पुरानी वाली जो जीन थी वो एक्सप्रेस नहीं करती और हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके साथ जुड़ गया है। तो अगर शॉर्ट में आपको लिखा देता हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है यानी कि उस लैग जेड जीन के बीच में जाके अटैच हो गया है, तो मतलब लैग जेड जीन अपना सब्सटेंट नहीं बना, क्रोमोजोमिक क्रोमोजेनिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी और वो ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं दिखाएगी, तो कॉलोनी आएगी वाइट कलर की। और अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो मतलब कि उसने वो उस सीक्वेंस को डिसरप्ट नहीं किया है और उस कंडीशन के अंदर वो अपना क्रोम उस सबस्ट्रेट की उपस्थिति में ब्लू कलर की कॉलोनी देगी। तो ये ब्लू कलर की जो कॉलोनी होगी ना, इससे हमें पता लग जाएगा कि अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर के लिए हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जो आएगी वाइट कलर इसके लिए बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट। तो इस तरह से जो आज के हमने जो ये दो टॉपिक्स देखने हैं थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, लेकिन हमने काफ़ी ट्राई किया ऐसे समझने का। तो ये बहुत ब्रीफ में बताया गया है कि जो लैक्जेडजीन होती है वो बीटा या अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। और जो हम कुछ जब इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं क्रोमोजेनिक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ब्लू कलर की कॉलोनी देता है जब ये जीन काम करती है। तो अगर हमने हमारा जीनो इंटरेस्ट इस जीन के बीच में डाल दिया तो मतलब हमने उसके साथ में कर दिया निवेशी निष्क्रियता, यानी इंसर्जन इनएक्टिवेशन। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो जीन अगर उसके साथ ऐड हो गया मतलब उसने उसके सीक्वेंस को डिसरप्ट कर दिया, और डिसरप्ट करने की वजह से वहां पे वो प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होगी, और एक्सप्रेस नहीं होने की वजह से वहां पे वो देगी व्हाइट कलर की कॉलोनी, और हमें पता लग जाए कि हाँ ये रिकॉम्बिनेंट हमारा प्लाज्मिड बन गया है। अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ मतलब उसने उस सीक्वेंस को डिसरप्ट नहीं किया, डिसरप्ट नहीं करेगा, तो वो ब्लू कलर की कॉलोनी शो करेगा और इसी के साथ हमें पता लगेगा कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इस तरह से पूरा सिलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट हमने आज कवर किया, और आगे के लेक्चर में मोस्टली ये चैप्टर तो ऐसे खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, किस तरह से इसका हमने काम में लिया बायोटेक को या जो भी था, या उसके अलावा हमने जो चीज़ें देखी थी बायोरिएक्टर्स के बारे में देखेंगे, किस तरह से मार्केट में बड़े स्केल पे इसको मतलब इसका प्रोडक्शन करके इसे मार्केट तक लाया जाता है, इसे यूज़ में लिया जाता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और आगे के लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको अगर इसमें कुछ भी सुधार की गुंजाइश लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर हमें इसमें कुछ एडिशन करना चाहिए सीरीज़ के अंदर, या कुछ आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लानी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट।